साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुक्स की। कल वाला जो हमने वीडियो बनाया था कि नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, उसको जितने भी लोगों ने देखा है उन्होंने पर्सनली या यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया है कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि मिस्टेक कहाँ थी और कहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे थे, लेकिन अब जो आगे का रास्ता है उसके अंदर हम किस तरीके से चलें, बुक्स कौन सी पढ़ें, और जो उससे भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि जो स्टडी का मेथड है वो कौन सा होना चाहिए, किस हिसाब से हम प्रिपरेशन करें, कितने आवर की स्टडी करें, और जो सेटअप है वो कैसा हो, लाइब्रेरी के अंदर हम बुक लेके जाएं। तो इन सभी जो सवाल है उनका आंसर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कल वाला वीडियो जिन भी लोगों ने पूरा देखा है टिल एंड, उन्होंने उस सच्चाई को स्वीकार किया है, क्योंकि जब तक हम किसी भी फैक्ट या सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे आगे बढ़ने की हमारी संभावना उतनी ही कम होती है। हो सकता है हम अपने अंतर्द्वंद में जी रहे हो, लेकिन सच्चाई या तो खुद स्वीकार कर लो, अदरवाइज दुनिया तो आपको स्वीकार करवाई देगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो स्टडी का मेथड है। स्टडी मेथड के अंदर कोचिंग जो ऑप्शन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या हमें कोचिंग नहीं करनी चाहिए। कोचिंग आपको करनी चाहिए उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने किसी भी कारणवश जब अपना कोर्स कर रहे थे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, उस वक्त वो इफेक्टिवली कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए, भले ही वो उनके 100 रीजन हो सकते हैं जॉब की वजह से। तो जिन लोगों का बेस बिल्कुल जीरो है उनको कोचिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। कोचिंग के अंदर आपको काफी चीजें क्लियर है, लेकिन 100% कोचिंग नहीं करवा सकती। ये बात कोचिंग वाले खुद भी बोलते हैं, भले ही वो कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, उसमें आप कितना ही टाइम लगाएं, क्योंकि वहां एक मापदंड फिक्स है, इतने टाइम में इतने टॉपिक होंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। अब जो दूसरा है कि जो स्टडी मेथड है, इसके अंदर जो सबसे फेवरेट या जो प्रचलन वाला मेथड है कि लाइब्रेरी हम ज्वाइन करें। लाइब्रेरी में कितने यार पढ़े, या हम रात को बैठ के पढ़ते हैं तब ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो लाइब्रेरी में आप लोग सभी जा चुके हैं, जितने भी देख रहे हैं यहां पे। लाइब्रेरी के अंदर आपने 4 से 6 घंटे, हो सकता है 8 से 10 घंटे भी आपने स्टडी की हो, लेकिन अगर आप उसका अल्टरनेट आपने 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन किए कोचिंग के साथ में, या सिर्फ आप लाइब्रेरी के लिए ही राजधानी में जाके बैठे रहते हो 6 महीने, 1 साल, तो उनके लिए यह मेथड है कि आप जो ग्रुप स्टडी है उस मेथड के ऊपर काम करें। ग्रुप स्टडी मेथड कोई नया नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें पूरा विस्तार से समझना होगा, तभी हम इससे इफेक्टिव आउटपुट ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। जितने भी फेमस यूनिवर्सिटी है, जितने भी जो वर्ल्ड वाइड फेमस लोग हैं एजुकेशन के अंदर, जो रिसर्च स्कॉलर है, ये सारे लोग मानते हैं कि जो ग्रुप स्टडी होती है उससे आप कम समय में अच्छे तरीके से ज्यादा मैटर को कवर कर पाते हो, जो लॉन्ग टर्म आपको याद रहता है। तो जो ग्रुप स्टडी और डिस्कशन मेथड होता है वो लाइब्रेरी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो कितने लोगों का ग्रुप होना चाहिए, तो यहां पे फिक्स है 3 से 4 जो पर्सन है, उससे ज्यादा बड़ा ग्रुप आपका नहीं होना चाहिए। अब ग्रुप के अंदर आपके पास अच्छी बात यह होती है कि आप अपने हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करते हो। अब वो फ्रेंड आपको कोचिंग में भी मिल सकते हैं, वो कॉलेज टाइम में भी हो सकते हैं, वो अलग अलग कॉलेज के एक सिटी के भी हो सकते हैं जो एक साथ रूम पे रहते हैं किसी भी प्रकार से। तो अगर 3 से 4 लोग, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लोग हैं, तो सभी अपनी जो बुक्स है वो उस कोचिंग सेटअप पे लेके जाए जहां भी वो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो उसके अंदर टोटल आप 4 आवर का ड्यूरेशन पर डे, बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी करो जितने भी आप कर रहे हो बुक से। यहां पे सिर्फ आपको 4 घंटे देने। इसके अंदर क्या है कि जो पहले 3 घंटे हैं यहां पे हर पर्सन एक टॉपिक लेगा। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो यहां पे 4 लोग हैं। एक व्यक्ति जो है वो मेनिंजाइटिस को प्रिपेयर कर रहा है, दूसरा माइस्थेनिया ग्रेविस को, तीसरा पार्किंसन को, और चौथा जो पर्सन है वो सीवीए या जो स्ट्रोक है उसको प्रिपेयर कर रहा है। तो आप एक बुक या 2 बुक, जो अभी मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, अगर उसमें से 3 घंटे एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हो, आपके पास हाईलाइटर है, पेंसिल होता है, पेन होता है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, लिख सकते हो, जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। और अगर उसमें भी आपके पास टाइम बच जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे पुट किए गए उनको भी आप समझ सकते हो। तो 3 घंटे में सभी का एक एक टॉपिक क्लियर होता है। आगे वाला जो 1 घंटा होता है वो हमारा क्रूशियल होता है। इसके अंदर हर व्यक्ति 15 से 20 मिनट उस टॉपिक को इसी प्रकार के बोर्ड के ऊपर टीच करवाएगा। उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, किस ग्रुप का ये डिसऑर्डर है, और इसके अंदर कौन से सिम्टम आते हैं, सिम्टम का कारण क्या है। लॉजिक के साथ अगर आप स्टडी करोगे तभी वो स्टडी इफेक्टिव है, भले ही आप कोचिंग में करो, कॉलेज में करो या ग्रुप स्टडी करो। और डायग्नोसिस कौन सा इन्वेस्टिगेशन उससे पूछा जाता है,
और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी का नाम रट लेते हैं या जो मेडिसिन है कौन सी देते हैं वो पढ़ लेते हैं, उसकी डोज भी याद कर लेते हैं, लेकिन उसमें नर्स का रोल क्या है। अभी जैसे साइकेट्रिक के जो क्वेश्चन आए थे वो अप्लाइड बेस्ड थे, वहां पे नर्सिंग का रोल पूछा गया था। हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन से हैं तो नर्सिंग के ऊपर ही हमें ज्यादा फोकस करना, नर्सिंग केयर है। जैसे जो 2 टैबलेट है उनके बीच में मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, अगर एक डोज स्किप हो जाती है तो क्या दूसरी डोज इमीडिएटली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या डबल डोज देनी चाहिए उस कंडीशन में। तो ये जो चीजें ये सारी किस्में आती है नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो इस टाइप से आप 4 घंटे में पर डे 4 लोग अगर मिलते हैं तो 4 टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। इस मेथड को मेरा ये मानना है आप 1 वीक तक करके देखो, आपका लाइब्रेरी का जो मेथड इफेक्टिव है या जो ग्रुप स्टडी है वो इफेक्टिव है। अगर आपको 1 वीक के अंदर 28 टॉपिक जो क्लियर होते हैं, इनमें से अगर आपको 20 टॉपिक भी अच्छे से याद रहते हैं, समराइज रहते हैं, एक्टिवली आप उसका रेस्पॉन्ड कर सकते हो, उससे क्वेश्चन बता सकते हो, तो ये आपका सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव जो मेथड है। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जानी, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, जिस भी तहसील में, जिला में या राजधानी में आप रहते हैं, उसके लिए ये मेथड आप सिंपल सा सेटअप है, बुक आपको रखनी है, हाईलाइटर रखना है, मार्कर है और इस टाइप का एक बोर्ड है। तो 4 लोग ईमानदारी से सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर अगर क्लियर करें, तो अगर ये प्रैक्टिस हम करते हैं 1 वीक तक तो हमारे 28 टॉपिक क्लियर होते हैं। और इसी मेथड को अगर हम 6 मंथ तक कंटिन्यूअस करते हैं हमारी सेल्फ स्टडी के साथ में एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, तो 6 महीने में कुल 180 डे है। अगर 1 महीने के 30 दिन भी हम काउंट करें तो उसमें से अगर हम 150 दिन भी इफेक्टिवली इस मेथड को फॉलो कर पाते हैं, 30 दिन हो सकता है कोई भी हमें काम हो या और कोई कारण हो सकता है, तो उसके अंदर हमारे 600 टॉपिक क्लियर होंगे। 600 टॉपिक आप समझ सकते हो, नर्सिंग के अंदर कुल मिला के 3 से 5,000 क्वेश्चन है, वही सर्कुलेट होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है। तो एक टॉपिक के अंदर से अगर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते हैं तो आपके 600 टॉपिक सभी मेजर जो सब्जेक्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्लियर होंगे। तो ग्रुप स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ग्रुप सर्कल आपको अपने हिसाब से जो चूज करना है कि कैसा सेटअप हमें रखना है, बिल्कुल जो शांत वातावरण है जहां पे कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपको ना हो, उस मेथड के अंदर। और इसके अंदर यह भी है कि 4 में से 1 व्यक्ति नहीं आया तो भी 3 लोग भी इसको कंडक्ट कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर आज छुट्टी है, आपका पढ़ने का मन है लेकिन आप नहीं जा पाते, या फिर उस वहां पे एसी लगाओ, ये सब सेकेंडरी चीजें होती है। जब आप कॉलेज टाइम में होते हो या जब आप स्कूल टाइम में होते हो तब ऐसी फैसिलिटी हमें मिलती है नहीं मिलती है हमें सबको पता है। तो पहला तो था जो मेथड ऑफ जो स्टडी है, तो ग्रुप डिस्कशन जो मेथड है ये आप मेथड अप्लाई करके देखो। 1 वीक तक अगर आप इसको सक्सेसफुली कर लेते हो तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। इससे क्या रिजल्ट रहता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने ये मेथड अप्लाई करके अभी तक देखा है तो उसका क्या रिजल्ट रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहां पे बताना चाहूंगा। अगर जिन भी लोगों ने इसको फेस किया है तो आप अपने कॉलेज टाइम के दिनों को याद करें, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक या एमएससी, हर व्यक्ति को लगभग पूरे 4 साल में 2 या 4 बार जो असाइनमेंट या लेसन प्लान मिलते थे भी आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करना है। और उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर पहले आपको रिटन फॉर्म में बनाना होता है, उसको टीचर को चेक करवाते हो, फिर वही चीज आप क्लास के सामने 50 लोगों के सामने 60 लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। तो उस एक टॉपिक प्रेजेंटेशन के लिए आपको कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते थे खुद को प्रिपेयर होने में, क्योंकि वहां पे टॉपिक का मैटर जो था वो छोटा था लेकिन पूरी क्लास को फेस करना सबसे बड़ी बात थी कि कैसे आप 1 घंटे बोल पाओगे। क्या आप टीचर के बारे में कुछ भी बोल सकते हो पीछे बैठ के बेंच पे, लेकिन पूरी क्लास जब आपके बारे में बात करेगी तब आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उस दिन को याद करो। अगर आपने कॉलेज टाइम में कोई भी 1 टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ाए हैं तो अभी तक आपको उस टॉपिक का नाम याद होगा, हो सकता है उसके आसपास का कुछ कंटेंट भी याद हो, क्योंकि वो याद इसलिए कि एक्टिवली आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये एक्टिव इम्यूनिटी वाली बात है, आपने एंटीजन से एंटीबॉडी बनाई और वो एंटीबॉडी अभी तक आपके अंदर मेमोरी के रूप में स्टोर है। तो सेम चीज है कि अगर मैं 3 घंटे कोई टॉपिक को पढ़ूंगा, 2-2.5 घंटे में कवर होता है, उसके बाद में मैं ये सोचूंगा कि सामने वाले क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं और उनका कैसे आंसर देना है मेरे को, उस चीज के लिए मैं डेली इस हैबिट को करूंगा। तो आपकी एक तो टीचिंग स्किल इंप्रूव होगी, सेकंड आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रह सकती है। आप डिस्कस करोगे जब एग्जाम में, मान लो जो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर रिजिडिटी का क्वेश्चन है या जो ट्रेमर है उसमें कौन सा है, इंटेंशनल ट्रेमर है या रेस्टिंग ट्रेमर है, तो वो आप याद कर सकते हो कि जब हम ग्रुप के अंदर था तो हमारे उस फ्रेंड ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, उसने बताया था रेस्टिंग ट्रेमर होता है या इंटेंशनल ट्रेमर होता है।
तो वो गलती से भी गलत नहीं होगा वहां पे, क्योंकि जो चीजें इंसिडेंट या इवेंट के साथ जुड़ जाती है उसके अंदर सक्सेसिव रेट हमेशा ज्यादा रहती है याद होने की। तो ग्रुप स्टडी जो मेथड है उसको आप अप्लाई करके देखें। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है जिसके लिए ये वीडियो हम मेन रूप से बना रहे हैं, जो बुक्स है, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका फिक्स जो सिलेबस है, अभी इतने टॉपिक इस एक बुक में होंगे, बहुत रेयर होता है, फिर भी कुछ जो राइटर है, अच्छे पब्लिशर है, उन्होंने कोशिश की है कि उसको अंदर एक बुक के अंदर उसको हम समराइज करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीडियाट्रिक है, पीडिया के अंदर जो एनक्लेक्स साउंडरस है उसका जो पोर्शन दिया हुआ है वो काफी सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी बुक रेफर करनी है तो उसके लिए आप तरुण मेहरा नाम से एक राइटर है, उस पर्सन की जो बुक है वो आप स्टडी कर सकते हैं। उसको मैं यहां पे शो कर देता हूं, रिव्यू ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से ये बुक है, जो तरुण मेहरा है, तो उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसको भी आप देख सकते हैं। जेपी ब्रदर्स जो है उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है। उसके बाद जो सेकंड है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो कम्युनिटी जो है वो एनक्लेक्स में आपको नए के बराबर मिलती है। पहले तो कम्युनिटी के क्वेश्चन ही नहीं आते थे, लेकिन कल भी मैंने बताया था कि पीजीआई ने सितंबर 2016 के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट किया जिसमें कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद से डे बाय डे कम्युनिटी का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार भी कम्युनिटी में ज्यादा कुछ नहीं आया, फिक्स 5-10 टॉपिक होते हैं, टिटनस है, पोलियो है, इसके अलावा टीबी जो है, इन पे क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए विवेक जैन नाम से एक राइटर है, उसकी जो बुक है, इस बुक के अंदर आपको थ्योरी के अंदर भी पार्ट मिलेगा और वन लाइनर की जो टेबल है वो भी बनी है गोल्डन पॉइंट्स के नाम से, जिसे प्रेवलेंस क्या है, फर्स्ट केस क्या होता है, इंडेक्स केस क्या होता है, जो सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव केस जो है। तो सीएचएन के लिए विवेक जैन नाम से जो राइटर है उस पर्सन की बुक हमें पढ़नी चाहिए, जो सबसे कम समय में आप पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर कर सकते हो। उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजी के लिए। वैसे तो फार्मेकोलॉजी के लिए हमें अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसका सिलेबस काफी कुछ बड़ा होता है और हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिमिटेड 5 से 10 ड्रग होती है। जैसे डिजॉक्सिन की हम बात करें, लिथियम की बात करें, या पॉजिटिव आइनोट्रोप या जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके रिगार्डिंग पूछा जाता है, जो उस टॉपिक के अंदर एनक्लेक्स के अंदर भी दिए हुए हैं, या जो सब्जेक्ट की बुक हम पढ़ते हैं रेफरेंस बुक, वहां भी ये चीज हमें मिलती है। फिर भी आप फार्मेकोलॉजी के अंदर जो गोविंद राय गर्ग है, इस राइटर की बुक को आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कार्डियक सिस्टम है, वो कार्डियक सिस्टम पूरा 5 से 6 पेज का है टोटल। उस 5 से 6 पेज के अंदर गोविंद राय गर्ग तो मैं बता रहा था कार्डियक सिस्टम की बात। यहां पे आपको कार्डियक सिस्टम के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी कैटेगरी है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, प्रेगनेंसी में सबसे सेफ कौन सी है और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट कौन सी जो ड्रग है, जैसे मैंने एक रेनिन एंजियोटेंसिन का वीडियो बनाया था, उसके अंदर यह था कि जो बीटा ब्लॉकर है उसको अभी फर्स्ट लाइन कैटेगरी से निकाल दिया है और जो फर्स्ट लाइन है वर्तमान में वो एसी इनहिबिटर या जो एआरबी ब्लॉकर है वो इसके अंदर आती है। तो ये लेटेस्ट गाइडलाइन है इसके अंदर, तो इस फार्मा के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी लिपिडिक एजेंट और कम से कम फॉरम में पहले इसका थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, कौन सी ड्रग कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, उसका आउटपुट क्या है। जैसे वेसोडाइलेटर है, नाइट्रेट की हम बात करते हैं, एंजाइना में पढ़ते हैं, उसका सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है हेडेक, क्योंकि सेरिब्रल वेसल्स डायलेट होती है। तो वो रीजन उसके अंदर दिया है, उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। और जब ग्रुप स्टडी करेंगे तो ये डिस्कशन हम करेंगे कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन यहां पे आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है साइकेट्रिक की बुक, साइकेट्रिक जो इस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई थी और अप्लाइड बेस पे था, जो टोटल पेपर था, प्रवीण त्रिपाठी के नाम से राइटर, सिंपल छोटी सी बुक है। इस बुक को आप 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, मैक्सिमम इसके अंदर 100 से लेके 150 पेज होंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा। तो प्रवीण त्रिपाठी की बुक आप रेफर कर सकते हो यहां पे। प्रवीण त्रिपाठी, इस बुक के अंदर अभी जैसे बात हो रही है कि बुक आपके पास होनी चाहिए रेफरेंस प्लस लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए, उसके लिए 2 क्वेश्चन की बात करूंगा। जो अभी नोटसेट का एग्जाम था
उसके अंदर सेकंड जो पारी थी उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए स्पेशली कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, हम 1987 वाला याद रखते हैं, प्रोग्राम 82 वाला याद रखते हैं, उसमें कितने चैप्टर थे, किस हिसाब से वो एक्ट बना था, उसकी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है 2017 के अंदर, उसके अंदर क्या चेंज हुए और उस चेंज के अंदर कौन सा ऐसा चेंज था जो आप अपनी इच्छा से वो चीज अप्लाई कर सकते हो, जैसे रिस्ट्रेन था, तो वो इसके अंदर कंप्लीट रूप से बताया गया है। तो अगर आपने मेंटल हेल्थ एक्ट पूरा पढ़ा हुआ है, अगर उसके अंदर 5 दिन 2 दिन या आपने 2 घंटे लगाए उसको अच्छे से याद करने में, लेकिन आपके पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है, टॉपिक अननेसेसरी, वो आपके माइंड के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसके अलावा कोई उसका यूज नहीं है। दूसरा, हम यही एग्जाम्पल की बात करते हैं जो डायबिटीज के अंदर था, कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको आप कितना मानोगे फास्टिंग के अंदर, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, 92, 93, 94 और 95। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आपको पता है एग्जैक्टली वो चीज आपने पढ़ी है लेटेस्ट गाइडलाइन, तो आप इसको क्लिक करो, अदरवाइज ये उन्हीं 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर आप तुक्का नहीं मार सकते बिल्कुल भी। आपको 50% भी क्लियर नहीं है, 25% भी क्लियर नहीं है कि इसके अंदर कौन सी चीज सही होगी। क्लियर है यहां पे? तो ये लेटेस्ट बुक का ये बेनिफिट होता है हमारे को। नेक्स्ट है ओबीजी की बुक, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी की। इसके अंदर सबसे जो फेमस और सबसे इजी लैंग्वेज में, जो दत्ता आपने अगर कभी पढ़ी है तो उसकी जो लैंग्वेज अगर आपने फेस की है तो उससे 50% इजी जो लैंग्वेज है वो है ओबीजी के लिए साक्षी अरोड़ा के नाम से एक बुक है। इस बुक की सबसे खास बात यही है कि इसके अंदर एमसीक्यू, उसके अलावा जो थ्योरी पार्ट है वो भी दिया, और हर एक टॉपिक को, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज जो है या एपीएच है या जो एमटीपी एक्ट है, इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर में भले ही 3 पेज है या 4 पेज है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पीजीआई का ट्यूटर का एग्जाम, लास्ट ईयर का एम्स बठिंडा का एग्जाम देखोगे तो उसके काफी कंटेंट आपको यहां पे मिलेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां से लिए गए हैं। तो ऑब्स्टेटिक के लिए साक्षी अरोड़ा जो है, ये भी जेपी पब्लिशर का बुक है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा, आप इतनी सारी जो बुक आपको बताई है, इनको स्टार्ट करने से पहले इस बुक को आप ऑर्डर करें, भले ऑफलाइन या ऑनलाइन, जहां से भी, इस बुक को पढ़ें। अगर आप इस बुक से सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है ये बुक अच्छी है, दत्ता से कहीं बेटर है और जो हमारा टारगेट है उसको फुलफिल कर रही है, तो ही आप बाकी बुक का ऑर्डर दें, अदरवाइज नहीं दें। तो साक्षी अरोड़ा ओबीजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडसर्ज और नर्सिंग फाउंडेशन। इसके लिए हमारी जो एनक्लेक्स साउंडर्स बुक हम पढ़ते हैं, वो बुक काफी है। जैसे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, एनक्लेक्स साउंडर्स के अंदर उस बुक को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये जो अकेला पार्ट है वो सिर्फ मेडिकल सर्जिकल का, इसके अंदर सारे सिस्टम कवर है। बाकी का जो इतना ही बड़ा दूसरा पार्ट है उसके अंदर पीडियाट्रिक की है, ओबीजी भी उसके अंदर है, नर्सिंग फाउंडेशन भी है, और कुछ जो बेसिक है थ्योरी वाला जो पार्ट है उसके अंदर कौन सी थ्योरी किसने दी थी, इरेक्शन की थी या फिर जो पावलोव की थ्योरी है वो उसके अंदर दी हुई है। तो मेडसर्ज और फाउंडेशन के लिए जो एनक्लेक्स साउंडर्स बुक है वो हमें रेफर करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ब्लैक की बुक आती है, ब्लैक एंड हॉक, मेडिकल सर्जिकल की, या जो ब्रेनर की बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी है, उसके अंदर अपना टाइम खराब करने के बजाय हम इसके ऊपर फोकस करें तो ही हमें ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी जो मेडसर्ज पढ़ने से पहले एनाफिजियो है वो क्लियर होनी चाहिए। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर भले जीएनएम है या बीएससी है किस प्रकार पढ़ी है और किस पर्पज से पढ़ी है, क्योंकि आज अगर आप कोचिंग पे डिपेंड हो तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जिसका हाथ है वो है आपके सोल्व पेपर, जो आपने अच्छे नंबर लाने के लिए या सिर्फ पास होने के लिए आपने जो पढ़े थे। पहले तो 1 साल सिर्फ स्वैग में घूमते हैं, फिर लास्ट में 400 रुपए की सोलर पेपर की किताब लाके गुरुजी नाको लाग जी के, नाको तो अब थान पतो ये लागन लाग रही है। उसके बाद में अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर 2 बुक है, जो फिजियोलॉजी की है, सैम्बुलिगम की जो बुक है, इस बुक को एमबीबीएस के स्टूडेंट भी रेफर करते हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट भी रेफर करते हैं। ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि वो जो कॉलेज है वो अपनी लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार की बुक रखता है। जैसे मोस्टली जो स्टूडेंट है वो रॉस एंड विल्सन बुक को फॉलो करते हैं। उसके अंदर दिक्कत ये है कि आपको ये चीज क्लियर नहीं होती कि कहां पे एनाटॉमी खत्म हो रही है और कहां से फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो किस पार्ट को फिजियोलॉजी के अंदर काउंट किया गया है। तो
इस बुक को आप रखें। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने मेडसर्च का बोला, आपको जो ईसीजी है वो इस बुक में सबसे बेस्ट मिलेगी। सीएसएफ से रिलेटेड जो है वो चीज, स्लीप पैटर्न जो है, स्लीप का पूरा जो चैप्टर है वो इसके अंदर कंप्लीट रूप से दिया हुआ है। हार्ट के अंदर कौन से आइनोट्रोप होते हैं, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, सब रिसेप्टर इसके अंदर क्लियरली बताया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइस्थेनिया ग्रेविस, जितना आपको मेडसर्च के लिए सफिशिएंट होता है उतना फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी की बुक में अप्लाइड या क्लिनिकल बेस के अंदर आपको दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो एनाटॉमी की टोरटोरा की बुक है, लेटेस्ट जो एडिशन है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल यहां देना चाहूंगा कि हम जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसके अंदर पढ़ते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से होता है, या इरब्स पॉइंट क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, उसका आप रट्टा मारते हो, आपको ये नहीं पता बेसिक ओरिजिन क्या है। जैसे मसल ऑफ आईबॉल में या टोसिस किस वजह से होता है, तो उसका पूरा कलर डायग्राम के साथ कोर्स दिया हुआ है। इवन उसके अंदर खुद बुक के अंदर उन्होंने एक्टिवली जो ट्रिक दी हुई है उसको, जैसे टोटल हमारी जो नर्व है उसके अंदर कौन सा न्यूरॉन है, बाइपोलर है, यूनिपोलर है या मल्टीपोलर है। और जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर सीएनएस और पीएनएस दोनों के अंदर नर्व इंजरी होती है तो पहले कौन सी इंजरी रिकवर करती है और उसके पीछे वजह क्या है, तो उसके अंदर पीएनएस जो है उसकी रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि वहां पे न्यूरिलेमा लेयर, उसके अंदर व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। तो ये जो चीजें जब आप उसको पढ़ोगे, अगर आपको पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होगी, फिर आप मेडसर्च के लिए एनक्लेक्स का मैटर ही आपके लिए काफी है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना, जितना मेडिकल सर्जिकल का आपका पोर्शन है उतना आपको अप्लाइड के अंदर वहां पे मिल जाएगा। अब जो सबसे लास्ट जो चीज है वो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए मेरी तो एक ही सलाह, आप ऑनलाइन की बजाय जो ऑफलाइन खुद आप क्वेश्चन करेंगे, तो इसके अंदर बिलिंग्स की बुक है एनक्लेक्स आरएन की, इसके अंदर आपको 5 से 6,000 जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर दिए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा रॉन्ग है, रॉन्ग होने का रीजन क्या है, और राइट है तो वो क्यों है, उसके अंदर बकायदा उसने स्पेशली नोट दिया हुआ है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी बुक है, आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उसके साथ साथ इसको पढ़ो। तो अगर ये जो बुक वाला हमारा कंसेप्ट है इसको हमने 6 मंथ तक कर लिया, तो फिर भले वो सीएचओ का पेपर हो, एम्स का नोरसेट हो या पीजीआई का हो, ईएसआईसी का हो, सारे एग्जाम हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। रोज रोज प्रिपरेशन करने से अच्छा है एक बार ढंग से प्रिपरेशन की जाए। जितना आप कोस्ट हॉस्टल के अंदर, पीजी के अंदर रह के या कोचिंग के अंदर लगा रहे हो, उसका 20% या 10% भी इस हिसाब से एक्टिव मेथड में। बस ये जो अभी आपको चीज बताई जा रही है, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपके जो आइडियाज है, कैसे जो टफ टॉपिक है उसको इजी टॉपिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास जो कंटेंट है, बुक है, 1, 2, 3 बुक आपके पास होगी एक सब्जेक्ट की, तब इजीली आप उसको बना सकते हो। आपके पास सिर्फ एक नोट्स का पन्ना है, तो नोट्स के पन्ने में तो जो चीज किसी ने 5 साल पहले लिखाई थी या 2 साल पहले लिखाई थी, हम ही उसको आधार मान के सही मान लेते हैं। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारा कि जो बुक है उनका सभी का लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। और एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, जो पहले हमने मिस्टेक की है उसको रिपीट न करें किसी भी प्रकार से, ये चीज जरूरी है। जैसे कॉलेज टाइम में हम 1 साल के अंदर 60-70 हजार रुपए फीस जीएनएम बीएससी देते प्लस 50,000 हॉस्टल का, सालाना 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपए हम लगाते थे। उसमें जो एक्टिव कॉलेज लगता था जहां पे हमें टीचिंग करवाई जाती थी वो सिर्फ 5 महीने थी, क्योंकि 365 में से 165 दिन आपके छुट्टियों के थे, संडे के प्लस अदर जो छुट्टियां हैं, बाकी के 200 दिन है उसमें से 50 दिन आपके एग्जाम होते थे, टेस्ट है, हाफ ईयरली है, एनुअल एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वीक है, ये सारे इवेंट उसके अंदर होते हैं। सिर्फ 150 दिन जो है, मतलब 5 महीने, उसके लिए आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, और उस 150 दिन के अंदर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, मतलब 1 महीने का लगभग 20 से 22,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो, पर डे 700 रुपए। तो आपने कोई भी क्लास स्किप की है तो मतलब आप 700 रुपए जो अपने घर वालों की खून पसीने की गाड़ी कमाई उसको बर्बाद कर रहे हो। और जब एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता, या 4 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे बाकी सारे थे, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब घर वाले पूछते हैं तब आप क्या आंसर देते हो कि जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था उस दिन मेरा मूड नहीं था कॉलेज जाने का, ये बात थोड़ी बोलते हो आप। तो सेम चीज इसको, जो ये यहां पे स्केल इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप कोचिंग कर रहे हो, घर छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहे हो और वहां पे आपको ये मेथड अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो अगर आप एक दिन आपका मूड नहीं है, आप बिल्कुल फिट है मेंटली फिजिकली, सिर्फ एक मूड वाला जो फैक्टर है, तो आप ऐसा समझो आप 700 रुपए पर डे बर्बाद भी कर रहे हो आपके घर वालों का और खुद का जो इंपॉर्टेंट टाइम है,
और अगर आपके हाथ से एक मौका निकल जाएगा, जैसे यहां पे एक चीज है, लास्ट ईयर जिन्होंने एम्स का एग्जाम दिया था उनके पास फुल खुला ऑप्शन था, स्पेशली मैं बॉयज की बात करूं तो आप कितनी भी सीटों पे फाइट कर सकते हैं। इस बार आपके लिए स्केल फिक्स है कि आप 20% सीट के अंदर ही फाइट कर सकते हैं। तो परिस्थितियां कब और कैसे बदलती है, आपके लिए एक एक जो मौका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वक्त को जाया नहीं करना किसी भी प्रकार से, शुरुआत छोटी करो, कम टाइम में करो, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।